गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उस पर बेस्ड हैं। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड थे, उस कंसेप्ट को हमने देखा, उस पर एक अच्छी सी प्रॉब्लम की, जिससे मेरे हिसाब से सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ ही हम कुछ ऐसे डिफरेंट कंसेप्ट्स भी देख लें जिससे हमारे न्यूमेरिकल की जो अप्रोच है वो और अच्छे से हो जाए। मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन लिखे हैं जिन पर जो भी फाइंड आउट करना है वो निकाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले इन क्वेश्चंस को समझें। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सपोज करो फर्स्ट क्वेश्चन पर हमें निकालना है कि इस कैपेसिटर, जो ये वाला 6 μF कैपेसिटर है, इस पर हमें चार्ज निकालना है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर। तो मैं Q निकालना चाहता हूँ इसके ऊपर। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक 2 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे एक कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए कि जब इसके अंदर से करंट फ्लो होगा तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। कैपेसिटर चार्ज होगा तो कुछ करंट इधर जाएगी, लेकिन ये बहुत एक स्मॉल टाइम के लिए होगा, एक इंस्टेंट के लिए होगा। जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा बेटा? तो होगा ये कि इसके अंदर से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। जब करंट फ्लो होना बंद होगा तो डेफिनेटली करंट जो है वो इसके अंदर से ही जाएगा। जब इसके अंदर से जाएगा तो हम इजीली इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो देखिए कितनी आएगी वो हम फटाफट निकाल लें। तो हम कह रहे हैं कि दो I थ्रू दिस सर्किट विल बी व्हाट? I इस तरीके से जाएगी, है ना। और मैं कह रहा हूं I विल बी इक्वल टू V इज इक्वल्स टू होता है IR, हमारे पास ओम्स लॉ, सिंपली लिख देता हूं I विल बी इक्वल टू V बाई R। ठीक है, V इज द वोल्टेज, दैट इज 2 वोल्ट अपॉन R कितना है बेटा? 20, बिकॉज दीज आर इन सीरीज। देखिए यहां से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए कंफ्यूज ना हो कि दीज आर पैरेलल और इन सीरीज। तो ये सीरीज में ही है। तो 20 प्लस 10 व्हाट विल बी द सम ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस will be 20 plus 10 that is 30 ohm। और हमारे पास I जो आ जाएगा वो कितना आएगा बेटा? इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/15 एम्पियर। सिंपल, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इतना ही इसको लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करें बेटा? हम कह रहे हैं कि यहाँ पर I हमारे पास करंट आ गया तो हम इस रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना है। वोल्टेज डिफरेंस निकालने का मोटो ये है हमारा कि यदि मुझे इस पर वोल्टेज डिफरेंस पता चल जाएगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप पता चल जाएगा, तो दीज आर इन पैरेलल। ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं बेटा? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो हमें यहां पर वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। इसका मतलब वो का वो वोल्टेज ड्रॉप कहां होगा? इस पर होगा। तो कंसेप्ट हमेशा याद रखिए, पैरेलल में जो भी कंपोनेंट जुड़ते हैं उन पर वोल्टेज ड्रॉप क्या रहती है? सेम रहती है। और जब भी पैरेलल में जुड़ते हैं तो करंट क्या रहता है? डिफरेंट रहता है। जबकि सीरीज में जब जुड़े हों तो वो कंसेप्ट चेंज हो जाते हैं। सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट हो सकती है इफ द कंपोनेंट्स आर नॉट सेम नहीं होने चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट होगी और साथ में करंट क्या होगा? सेम होगा। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि जब ये दोनों पैरेलल में जुड़ेंगे तो जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ भी होगा। तो डेफिनेटली हम इस पर वोल्टेज ड्रॉप निकालें तो V इज इक्वल्स टू होता है I इंटू R इज व्हाट? दैट इज 10। ठीक है, तो ये दैट विल बी इक्वल टू 2/3 वोल्ट। इतना वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हुआ है। इसका मतलब ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर भी है, तो V हमारे लिए इसके लिए आ गया। तो हमारे पास Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? C इंटू V। ठीक है, तो C कितना है हमारे पास? दैट इज 6 μF 10⁻⁻⁶, है ना। और μF फैरेड आ गया, और वोल्टेज को मैं 2/3 लिख देता हूँ वोल्ट, है ना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 3 2 6, और ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 10⁻⁻⁶ कूलम is the charge, or we can write here the 4 microcoulomb। ठीक है, ये चार्ज आ गया हमारे पास। इस तरीके से इजीली हम इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन कंसेप्ट यहाँ समझिए, कंसेप्ट ये है कि जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ भी हो जाएगा।
दोनों का वोल्टेज ड्रॉप जब हमें पता चल जाएगा तो डेफिनेटली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। इजी है, बिल्कुल इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं बेटा सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम में क्या है, सेकंड प्रॉब्लम हमारे बुक से रिलेटेड है, बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है, आपको C4 पर चार्ज निकालना है। जो कैपेसिटर, फोर्थ कैपेसिटर है, इस पर क्या निकालना है, हमें चार्ज निकालना है। तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं, यहीं इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब हम इस पर चार्ज निकालेंगे तो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या कह रहे हैं कि यहां दीज 2 पॉइंट्स, इनको ए बी सपोज कर लेता हूं, तो इन दोनों पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे तो दीज आर इन सीरीज, और जो इनका रिजल्टेंट है वो चार्ज और वो कैपेसिटेंस और ये कैपेसिटर ये दोनों क्या रहेंगे, ये दोनों पैरेलल रहेंगे। तो इनका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया जा सकता है। तो मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना देता हूं इसका। वो कितना आएगा, देखिए वो इस तरीके से आएगा हमारे पास। मैं इन तीनों को, यदि ये तीनों देखिए 15 माइक्रोफैरड के हैं, 15 माइक्रोफैरड एंड इट इज ऑल्सो 15 माइक्रोफैरड। तो इनका इक्विवेलेंट, ये तीनों क्या है, सीरीज में जोड़ेंगे। तो सीरीज में जोड़ेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। और यहां पर हमारे पास आ जाएगा बेटा दैट वोल्ट इज 100 वोल्ट, है ना। ओके, ये हमारे पास 15 माइक्रोफैरड ही रहेगा। देखिए ये वाला सेम रहेगा, लेकिन ये जो तीनों है ये सीरीज में है। तो सीरीज में कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो हम 1/C विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे जोड़ देते हैं। तो हम देखिए क्या लिखेंगे, 1/C विल बी इक्वल टू 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15 दैट विल बी इक्वल टू 3/15, है ना, इजीली। तो C विल बी इक्वल टू 15/3 दैट इज 5 वॉट, दैट इज माइक्रोफैरड। तो हमारे पास ये कितना हो गया बेटा, 5 माइक्रोफैरड हो गया। तो ये तो सॉल्व हो गया, इजीली हो गया ना। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो इनका इक्विवेलेंट एक और बनेगा सर्किट, और वो कैसा बनेगा, कुछ एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ होगा और साथ में 100 वोल्ट का सोर्स जुड़ा हुआ होगा। तो यहां पर आ गया बेटा हमारे पास, इनका रिजल्टेंट निकालें तो 5 माइक्रोफैरड एंड 15 माइक्रोफैरड दोनों को सिंपली सम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 माइक्रोफैरड, सॉरी। ओके, ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ गया। तो अब देखिए हमारे पास C इक्विवेलेंट आया हमारे पास, दैट इज 20 माइक्रोफैरड। और इसी के साथ हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। Q विल बी इक्वल टू C इंटू V। तो Q कितना हो गया बेटा, C कितना है हमारे पास 20 माइक्रोफैरड इंटू V कितना है, दैट इज 100। ठीक है, 20 माइक्रो भी लगा दें, माइक्रो नहीं तो गड़बड़ कर देगा फिर बाद में। और वोल्टेज कितनी है हमारे पास, 100 वोल्ट का सोर्स है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखिए कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 और ऐड हो गया, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻³ और कूलम, और आई कैन राइट 2 इंटू 2 मिली कूलम, है ना। दिस इज द चार्ज। ओके राइट, कैलकुलेशन आप देख लेना, कैलकुलेशन का इश्यू नहीं है, कंसेप्ट का इश्यू है। तो हम कह रहे हैं कि ये ओके हो गया। देखिए क्या किया हमने, वापस से समझिए, इन तीनों को सीरीज में था तो सीरीज में इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया, वो इतना आ गया हमारे पास। उसके बाद में हमने इन दोनों को पैरेलल था तो पैरेलली जोड़ दिया है, तो हम सिंपली जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं 5 + 15, तो ये 20 आ गया हमारे पास। और इसी के साथ में ही हमने क्या निकाल लिया, टोटल चार्ज निकाल लिया। ठीक है, तो टोटल चार्ज जब निकाला है वो इसके ऊपर है टोटल चार्ज, ठीक है, वो इसके ऊपर है। लेकिन हमें पता है कि जब हमने जो टोटल चार्ज इसके ऊपर निकाला है, जब इसमें से फ्लो होगा, वोल्टेज क्या है दोनों पर सेम है, इस पर वोल्टेज और इस पर वोल्टेज क्या है सेम है। इस पर भी 100 वोल्ट रहेगा और इस पर भी कितना रहेगा, 100 वोल्ट रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों पर अलग अलग चार्ज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इनका कैपेसिटेंस का पता है, इनके वोल्टेज का पता है। टोटल चार्ज हमने इसका ये निकाला है, इस पर चार्ज कितना है वो निकाल लें। इस पर चार्ज कितना है बेटा, Q विल बी इक्वल टू 100 वोल्ट है ना,
तो दैट इज C इंटू वी। C कितना है बेटा? C हमारे पास है 15 माइक्रो फैराड, है ना, और V कितना है 100, तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 15 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100 कूलम। तो हमारे पास आएगा बेटा, देखिए इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ कूलम, और आई कैन राइट 1.5 मिली कूलम। ठीक है, ये हमारे पास चार्ज हो जाएगा। अब देखिए चार्ज और करंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। हमारे पास टोटल चार्ज कितना है 2 मिली कूलम, और जो बच गया है और इस पर कितना आ गया। अब जब मैं कह रहा हूं चार्जेस डिफरेंट आएंगे, क्योंकि यहां पर करंट यदि फ्लो करती तो कैसे करती बेटा? ऐसे जाती, इधर अलग और इधर अलग, क्योंकि पैरेलल में जब भी होता है तो करंट क्या होती है? डिफरेंट होती है। इसका मतलब जब पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो चार्जेस भी क्या होंगे? ये डिफरेंट होंगे कि नहीं? तो इस पर और इस पर चार्जेस डिफरेंट होंगे, लेकिन इन दोनों का सम जो है वो इक्वल होना चाहिए 2 माइक्रोकूलम, क्योंकि टोटल इक्विवेलेंट कितना है? 2 माइक्रोकूलम चार्ज है इस पर। तो हम कहेंगे कि यहां से जब करंट फ्लो होगा तो इस पर तो कितना आ गया हमारे पास? 1.5 मिली कूलम। तो बच गया कितना? 0.5 मिली कूलम बच गया। तो यदि मैं इस पर कहूं कि इस पर कितना आएगा, तो वो कितना आ जाएगा? Q, मैं इनको नेमिंग कर देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये 4th कैपेसिटर था, इसलिए Q4 कर देता हूं। ठीक है, अब मैं Q1 कहूं, क्योंकि ये जो है ये तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसलिए इन तीनों पर चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा। वोल्टेज ड्रॉप भले ही अलग अलग रहे, लेकिन चार्ज क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। और कितना रहेगा? मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं और वैसे भी कर सकता हूं। मैं डायरेक्ट नहीं करके पहले तो देख सकते हैं कि 2 में से 1.5 तो इस पर आ गया, तो बचा कितना? 0.5, वो इस पर आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। Q1 will be equal to CV, that will be equal to C is 5 माइक्रोफैराड, माइक्रो मैं लिख देता हूँ 10⁻⁻6 इंटू वोल्टेज कितनी है बेटा? 100। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो ये आ जाएगा 0.5 मिली कूलम। ओके, Q1, और Q1 जो होगा वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैं कहूंगा इन तीनों पर चार्ज क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। इसका मतलब Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q3 रहेगा। तो इस तरीके से हम सारे कैपेसिटर कितना चार्ज आया है वो हमने निकाल लिया है, और वो बहुत इजीली निकाल लिया है। तो ये तरीका हो गया बेटा इसको सॉल्व करने का। तो सिंपल तरीके हैं, दोनों को किस तरीके से सॉल्व करना है ये आप पर है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट्स 2 तो हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर जिसकी रेडियस सपोज करो आप स्मॉल r है, ठीक है, एक पॉइंट A है, यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है Q और एक पॉइंट B है। आपको कह दिया जाए कि भाई एक चार्ज दूसरा लिया, ये Q1 है, एक Q2 चार्ज लिया है, और ये यहाँ से और यहाँ तक ले जाया जाता है। ठीक है, जब इसको हम A से B तक इस सरफेस के ऊपर कैरी करेंगे तो वर्क डन कितना होगा, क्योंकि यह इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन तो होगा ही होगा, कोई ना कोई फोर्स तो होगा ही होगा। तो डेफिनेटली जब A से B तक ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन होना चाहिए। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जो सेम डिस्टेंस पर जो सरफेस बनी हुई है इस पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, और पोटेंशियल सेम होने से क्या होगा, पोटेंशियल सेम होने से दिस सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैं कहूं कि A पर पोटेंशियल ये है और B पर पोटेंशियल ये है, दैट इज W/Q। बिकॉज इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट्स व्हाई VA विल बी इक्वल टू VB। इसका मतलब इस चार्ज को जब मैं कैरी करूंगा तो W कितना आ जाएगा, दैट विल बी 0। इसलिए हम कहेंगे कि कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो इस तरीके के सवाल जब भी आए, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जब भी किसी को ड्रैग करना हो, ले जाना हो, तो वर्क डन हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। एक सिमिलर क्वेश्चन इस तरीके का भी आ जाता है। मान लीजिए एक प्लस Q रखा हुआ है, एक माइनस Q रखा हुआ है, ये इसका मिड पॉइंट है, और एक
पॉइंट ए दे दिया और दूसरा पॉइंट बी दे दिया। अब बोले ए से बी तक किसी चार्ज को कैरी कर रहे हैं तो तो वर्क डन कितना होगा? तो बोले देयर इज नो वर्क डन। क्यों भाई? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमने डाइपोल पढ़ा था तो हमने देखा था कि यदि मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर, कोई पॉइंट है P डैश है, P है पॉइंट, इस पर मैं निकालना चाहूँ पोटेंशियल, तो मैं कहूँगा ये डिस्टेंसेस क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। चार्जेस मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन नेचर में अपोजिट है, इसलिए यदि इस पर मैं सुपरपोजिशन लॉ लगाऊंगा तो होगा ये, इन दोनों का सम 0 के इक्वल होगा। और इसके लिए हम कह देते थे कि भाई जो ये वाली सरफेस है, इसके ऊपर ये वाली जो सरफेस है, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डाइपोल। दैट्स व्हाई यहां से यहां तक ले जाएं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ही दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे तो वर्क डन कितना होगा बेटा? दैट विल बी 0। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चन है बेटा इसी तरीके का, प्रैक्टिस कर लें हम, जो अभी किया था वैसा ही एक और क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लें जिससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वापस से एक चीज समझ में आ जाएगी। देखिए मैं क्वेश्चन बना देता हूं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मुझे नहीं लगेगा इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी आपको। देखिए कितने वोल्ट की बैटरी है, दैट इज 8 वोल्ट बैटरी, और साथ में ही है 12/4 6 एंड लास्ट इज 5 माइक्रोफैरड, दैट इज 6 माइक्रोफैरड, that is these are microfarad. Okay, let me correct the question. This is 3 बेटा, ये 5 नहीं है, ये 3 है। ठीक है, अब हम इसको इजीली सॉल्व करना चाहें तो सारी चीजें कर सकते हैं। भाई आपको कहा जाए कि व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच एंड एवरी कैपेसिटर, तो वी कैन फाइंड आउट इजीली। कैसे करेंगे? सबसे पहला काम ये रहेगा, आप यहां से स्टार्ट करें, इसका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें। ठीक है, और उससे इसके अंदर करंट, उसके अंदर चार्ज, टोटल चार्ज निकाल लें कि कितना चार्ज है। तो चार्ज जो रहेगा वो करंट जहां जहां सेम रहेगी वहां पर चार्ज भी सेम रहेगा। यदि करंट फ्लो करे इसमें से तो मैं कहूंगा कि ये चार्ज और ये चार्ज तो सेम रहेगा। ठीक है, यहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो कितने कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो भी निकाला जा सकता है ना। किस तरीके से निकालें, फटाफट मैं सॉल्व कर देता हूं इसको। देखिए कोई दिक्कत आए तो जरूर आप कमेंट में लिखें। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का सर्किट बन जाएगा और यहां हमारे पास आ गया बेटा 8 वोल्ट, है ना। इन दोनों को सॉल्व करें, 9 माइक्रोफैरड आ गया, ये आ गया 4 माइक्रोफैरड और ये आ गया हमारे पास 12 माइक्रोफैरड, और इन तीनों को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सिंपली आपने क्या किया है, दैट इज 1/6, 1/c विल बी इक्वल टू, सॉरी पैरेलल में है ना, तो c विल बी इक्वल टू c1 प्लस c2, दैट इज 6 प्लस 3, दैट इज 9 माइक्रोफैरड। सिंपली हो गया ना। तो यहां पर हमने क्या लगा दिया, 9 माइक्रोफैरड इसकी जगह। ठीक है, अब ये तीनों पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट जब निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा बेटा, देखिए दैट विल बी इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/9, है ना। माइक्रोफैरड तो लिखेंगे ही साथ में। इसको फटाफट सॉल्व कर लें। देखिए कैलकुलेशन में हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो इसका आ जाएगा एलसीएम 36, 3 प्लस 9 प्लस 4, तो ये सम करेंगे तो लगभग कितना आएगा, देखिए बेटा 13 एंड 16 अपॉन 36। सी इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा बेटा 36/16, दैट इज 9/4 व्हाट, दैट इज माइक्रोफैरड, है ना। तो सी इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 9/4 माइक्रोफैरड। तो जब ये C इक्विवेलेंट आ गया है, और तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम Q निकालेंगे, Q होता है बेटा C इंटू V। C कितना है, 9/4,
माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 इंटू वोल्टेज कितनी है बेटा 8 वोल्ट है ना, तो मैंने यहाँ 8 लिख दिया, दैट इज 18 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और वी कैन राइट हियर द 18 माइक्रो कूलम, दिस इज द चार्ज। अब हमें पता है कि इसमें और इसमें तीनों में करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी, इसलिए चार्जेस भी क्या रहेंगे 18 माइक्रो कूलम ही रहेंगे तीनों में। ठीक है, इन तीनों में से ये डिफरेंट है, ये क्या है डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है बेटा, क्योंकि यहां पर क्या है बेटा, यहां पर देखेंगे, यहां पर जो 18 माइक्रो कूलम है वो इस टोटल पर है, लेकिन यहां यदि डिस्ट्रीब्यूट करें तो करंट डिफरेंट हो जाती है, इसलिए हम कहेंगे यहां पर चार्जेस भी क्या होंगे डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो चार्जेस डिफरेंट होंगे तो हम इन चार्जेस को इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर हमें पता है कि इस पर हम वोल्टेज की वैल्यू निकाल लें, वोल्टेज ड्रॉप यदि हमारे पास आ जाएगा तो हम इजीली इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो वोल्टेज ड्रॉप इस पर कितना है, इस पर कितना है और इस पर कितना है वो निकाल लें। तो वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे बेटा, देखिए मैं कहूँगा 8 वोल्ट है ना, तो सबसे पहले पर C1 कह देता हूँ, इनकी नेमिंग कर देता हूँ C1, C2, C3 एंड C4। तो मैं कहूँगा कि C1 यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो Q इज इक्वल्स टू होता है बेटा C इंटू V, तो V इज इक्वल्स टू होगा, Q इज इक्वल्स टू होता है बेटा सिंपली CV, V विल बी इक्वल टू Q अपॉन C। तो मेरे पास चार्जेस पहले से आ चुके हैं तो हम इजीली निकाल सकते हैं। V1 निकालूं, पहले पर ड्रॉप कितना हुआ बेटा, देखिए Q बाई C, Q कितना है, Q तो सबके लिए सेम है, दैट इज 18 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन C कितना है, C है 12 है, तो दैट इज 12 इंटू 10⁻⁻6। तो ये इजीली आ जाएगा बेटा कितना, ये आ जाएगा बेटा 3/2 वोल्ट है ना, 3/2 वोल्ट आ गया। मतलब इस पर ड्रॉप कितना हुआ 3/2 वोल्ट, इस पर कितना हुआ V2 सिंपली निकल जाएगा, दैट इज 18 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि चार्जेस क्या है सब पर सेम है, इस पर और इन दोनों को मिलाकर इस पर। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 12 इंटू ये है हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/2 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब V3 भी निकाल लें, V3 सिंपली निकलेगा बेटा किस तरीके से, चार्जेस तो सेम रहेगा 18 इंटू 10⁻⁻6 और इस पर ये 9 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 वोल्ट। इस तरीके से ड्रॉप, यदि इन तीनों का सम करेंगे ना तो वो इसके इक्वल आएगा। आप ऐड करके देख लीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 9 और 3 12, तो 6 वोल्ट तो ये हो गया दोनों को मिला के, और ये कितना हो गया प्लस करेंगे तो 8 वोल्ट हो गया। अब जब इस पर हमें वोल्टेज पता चल गया कितना आया बेटा, दैट इज 2 वोल्ट, इसका मतलब 2 वोल्ट यहां ड्रॉप होगा, 2 वोल्ट यहां ड्रॉप होगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप जो है वो इक्वल होता है, इसलिए इन दोनों पर क्या वोल्टेज ड्रॉप सेम रहेगा। तो वोल्टेज ड्रॉप सेम होने से हम Q3 निकाल सकते हैं। Q3 कितना होगा बेटा, देखिए Q3 विल बी इक्वल टू, Q इज इक्वल टू C इंटू V, दैट C इज 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V कितना है 2, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12, इसको माइक्रो लिख देते हैं तो माइक्रो कूलम। इसी तरीके से Q4 कितना होगा 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6 माइक्रो कूलम। ठीक है, इस तरीके से हम इसको और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास कितना आ गया 18 माइक्रो कूलम आ गया। तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन करने का मेथड है जिसको हमें याद रखना है, किस तरीके से इसको सॉल्व करें। बार बार इन क्वेश्चंस को क्या आप जगलिंग करें, बार बार इनको जहां भी इस तरीके के डायग्रामेटिक क्वेश्चन मिल जाए फटाफट उसको कर डालें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई प्रॉब्लम आ रही डेफिनेटली लिखें सर ये प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको क्लिक करके भेज सकते हैं सर ये प्रॉब्लम, मैं उसको पेपर पर सॉल्व करके आपको दूंगा मेथड से, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए।
ठीक है। एक और मेथड, एक और कंसेप्ट एक बच्चे ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था, उसको भी डिस्कस कर लें, जो हालांकि नेक्स्ट चैप्टर का है लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो कैपेसिटर हैं उनको ऐड करने के दो तरीके आए हैं, कॉम्बिनेशन, एक तो पैरेलल और एक सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। तो सीरीज और पैरेलल में हम जानते हैं कि इनके फॉर्मूले बहुत इजी होते हैं। तो सीरीज में जब भी होता है कोई कैपेसिटर तो हम लिख देते हैं C विल बी इक्वल टू, C इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ये C1 C2 है। तो और यदि पैरेलल में होता है तो हम इसको सिंपली लिख देते हैं इस तरीके से, ये C1 है और ये C2 है, तो C इक्वलेंट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2, ऐसे लिख देते हैं। लेकिन कई बार प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी आ जाती है, उनको सॉल्व कैसे करें। जैसे एक डायग्राम एक बच्ची ने भेजा था, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम था। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करें इसको। एक और लगा देता हूं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके का। और ये शायद 2 माइक्रो कूलम के हैं सारे, सॉरी 2 माइक्रो फैरेड के हैं, 2 माइक्रो फैरेड, दीज ऑल आर 2 माइक्रो फैरेड। इस तरीके के क्वेश्चन है। अब व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, दैट इज, यदि मान लीजिए हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो हमें ये याद रखना चाहिए, लग तो रहे ये सीरीज में, लेकिन ये सारे किस में जुड़े हुए हैं, ये पैरेलल में भी हो सकते हैं। इसमें कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो, इसके लिए आप क्या करें, जहां पर भी ये एक वायर जोड़ रखा है, इस तरीके का वायर जब जोड़ दिया जाता है तो होता ही है बेटा कि वायर का तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें कोई ड्रॉप नहीं होना है, इसलिए इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। तो मेथड में मैं इसको लिख देता हूं P, तो इस पॉइंट को भी मैं क्या लिख देता हूं बेटा, P लिख देता हूं, ठीक है ना। ये पॉइंट सेम रहेंगे क्योंकि सेम पोटेंशियल पर है। और देखिए ये दोनों सेम पोटेंशियल पर है, ये दोनों पॉइंट्स, तो मैं इसको यदि Q लिखता हूं तो इसको भी क्या लिख दूंगा, Q लिख दूंगा। अब हम इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इक्विवेलेंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो पॉइंट हमारे पास है A, एक पॉइंट हमारे पास P, एक हमारे पास पॉइंट है Q, एक हमारे पास पॉइंट है B, 4 पॉइंट्स है। यदि मैं देखूं तो ये वाला जो कैपेसिटर है ये A और P के बीच में जुड़ा हुआ है, तो मैं यहां बना देता हूं 1, ठीक है, 2 माइक्रोफैरड। इसके बाद में मैं इसको देखूं तो ये P और Q के बीच में जुड़ा हुआ है, ये मैंने जोड़ दिया इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, दैट इज 2 माइक्रोफैरड। लेकिन इसको देखें तो ये भी P और Q के बीच में ही जुड़ा हुआ है, तो मुझे एक और P और Q के बीच में जोड़ना पड़ेगा, है ना, इस तरीके से। देखिए ये P और Q के बीच में जुड़ा हुआ है, ये भी P Q के बीच में है, तो इसका मतलब these 3 कैपेसिटर्स आर पैरेलल, ये 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। और ये Q और B के बीच में जुड़ा हुआ है, दिस पॉइंट इज Q, तो Q और B के बीच में मैं एक और कैपेसिटर जोड़ देता हूं, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, देखिए ये 2 माइक्रोफैरड, तो ये हमारे पास इजीली, अब तो इजी हो गया ये क्वेश्चन, हो गया कि नहीं, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में हैं और ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। तो पैरेलल में 2 + 2 + 2 दैट इज 6, तो इनका आ जाएगा, ये इनका एक और इक्विवेलेंट सर्किट बन सकता है, दैट इज 2 2 एंड दैट इज 6। तो इनको जब आप जोड़ेंगे तो 1/2 + 1/2 + 1/6 से इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये कंसेप्ट हमें समझना चाहिए जिससे हमें गलती ना हो। क्लियर? ये जब कंसेप्ट हो जाता है तो एक और कंसेप्ट आता है कि सपोज करो ऐसा ना होकर कुछ ऐसा हो। मैं इसको समझ में आ गया बेटा, इसको मैं हटा देता हूं, एक और कंसेप्ट को हम डील करते हैं। एक और अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ही कहूंगा, जिससे आप फैमिलियर हो जाएं पहले ही। मैं कहता हूं कि मान लीजिए इस तरीके का कोई सर्किट है और यहां पर भी एक कैपेसिटर जोड़ दिया गया है ना, यहां पर भी एक कैपेसिटर जोड़ दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसको हटा देते हैं तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। क्लियर? एंड दिस इज A एंड दिस इज B। देखिए अब जब मैं इसको कहूं कि C1 दैट इज C2 दैट इज C3 एंड दैट इज C4 एंड इट इज C5, ठीक है।
तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम पोटेंशियल पर नहीं क्योंकि बीच में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ये दोनों सेम पोटेंशियल पर नहीं है क्योंकि बीच में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और उनकी वैल्यूज का हमें पता नहीं है। तो हम क्या करें बेटा, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे यदि सिंपल क्वेश्चन है, छोटे कम मार्क्स का है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक सिंपल सा मेथड है कि आप क्या करें, इनको ये देखें कि ये अरेंजमेंट किस तरीके का है। तो मैं यहाँ ए था पॉइंट, तो ये तो ए ही रहेगा, ये बी है तो ये भी बी रहेगा। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स और लगा देता हूँ, दैट इज सी एंड डी, 2 पॉइंट और लगा दिए मैंने, ठीक है। इस सर्किट को जब मैं अलग तरीके से बनाता हूँ तो देखिए किस तरीके का बनता है, दैट इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, एक पॉइंट सी लगा देता हूँ, एक पॉइंट डी लगा देता हूँ। ये मुझे पहले से पता है इसलिए मैंने ऊपर नीचे लगाए। आपको भी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी इसी तरीके से लगाएंगे, ठीक है। बी, अब देखिए ए पहला जो कैपेसिटर है वो ए और बी के बीच में, जो ए और सी के बीच में जुड़ा हुआ, ए और सी के बीच में जोड़ दिया, दैट इज C1। दूसरा जो कैपेसिटर है बेटा वो जुड़ा हुआ सी और डी के बीच में, है ना। सी और डी कहाँ है, सी और डी ये रहा, तो ये जोड़ दिया बेटा मैंने, एंड दैट इज C5, है ना, C5। जो थर्ड वन है वो डी और बी के बीच में जुड़ा हुआ है, तो डी और बी के बीच में जोड़ दिया बेटा मैंने, एंड दैट इज C4। और ये जो 2 बच गए हैं ये सी और बी के बीच में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, सी और बी के बीच में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, एंड दैट इज C3, है ना, दैट इज C3। और ये जुड़ा हुआ है बेटा ए, दिस पॉइंट इज ए एंड डी, ए और डी के बीच में डायरेक्ट जोड़ दें हम एक कैपेसिटर, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, ठीक है। ये कंसेप्ट ये कहता है कि ये हमारा हो गया बेटा C2, है ना, C1, C2, C3, C4। तो जब भी इस तरीके के सर्किट बनाए जाएं तो हम क्या करें, ये डिवाइड करके देख लें, C1/C2 इज इक्वल्स टू C3/C4। मतलब इसको इससे डिवाइड करें और इसको इससे डिवाइड करें, अलग अलग डिवाइड करें, दोनों यदि इक्वल आ रहे हैं, इसको इससे डिवाइड किया, सपोज करो ये है 2 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड, ये है 4 माइक्रोफैरड और ये है 8 माइक्रोफैरड। तो हम 2/4 करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया 1/2, और 4/8 करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया 1/2। दोनों 1/2 इक्वल है कि नहीं है। इसका मतलब इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हाट वी कॉल इट, दैट इज व्हीट स्टोन ब्रिज अरेंजमेंट। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर ये बैलेंसिंग कंडीशन में जब होता है तो ये वाला कंपोनेंट काम नहीं करता है, ये वाला कंपोनेंट वर्क नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, C1/C2 इफ यदि ये C1/C2 इक्वल है C3/C4 के, तो होगा ये वाला जो कंपोनेंट है वो काम नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है इसका रीजन हम नेक्स्ट चैप्टर में देख लेंगे, क्योंकि उसके अंदर हमें अच्छे से पढ़ना है। चाहे यहां पर रेजिस्टेंस लगे हुए तो भी इसी तरीके से वर्क करेगा, कैपेसिटर लगे हुए तो भी इसी तरीके से वर्क करेगा। तो हम कहेंगे कि ये जब डिवाइड करेंगे और यदि ये इक्वल आ रहा है तो ये वाला वर्क नहीं करेगा। तो हम इसको देखें कि C5 जो है यदि ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये वाला वर्क नहीं करेगा, तो मैं इसको हटा भी सकता हूं। अब ये सर्किट इजी हो गया आपके लिए। देखिए ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए। अब आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। इन दोनों को सीरीज में जोड़ दीजिए, इन दोनों को सीरीज में जोड़ दीजिए, दोनों के रिजल्टेंट को पैरेलली जोड़ दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने बता दिया है। और भी यदि कोई टिपिकल क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताएं जिससे हम उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी कंसेप्ट में तो डेफिनेटली लिखें, मैं एक क्लास और लेकर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखा दूंगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।